हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की घटना मुंबई में हुई है, लेकिन सुशांत के पिता ने एफआईआर पटना में लिखवाई है, पटना के एक थाने में लिखवाई है। इस प्रकार जहां पटना में एफआईआर लिखवाई गई है, यह उस थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वह दूसरे थाने के केस अपने यहाँ लिखे। फिर यह एफआईआर कैसे लिखी गई या क्या प्रोविज़न होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। जितने भी क्राइम होते हैं वो दो तरह के क्राइम होते हैं। कोग्निजेबल क्राइम, हिंदी में इसको कहा जाता है संज्ञेय अपराध, जैसे किसी का मर्डर करना, रेप करना, किडनैपिंग, देशद्रोह, ये सब संगीन अपराध हैं, खतरनाक टाइप के अपराध हैं, इनको कहा जाता है कोग्निजेबल क्राइम। दूसरे हैं नॉन कोग्निजेबल क्राइम, असंज्ञेय अपराध। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, जैसे आपस में छोटी मोटी हाथापाई या फिर आपके मकान मालिक के साथ आपकी कहासुनी या झगड़ा हो जाए, जो बाद में सुलह भी हो सकती है। ये ज़्यादा गंभीर मामले नहीं होते हैं, इनको कहा जाता है नॉन कोग्निजेबल क्राइम। जो ये नॉन कोग्निजेबल क्राइम होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं, इसके लिए जब हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वहाँ लिखी जाती है एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट। तो ये एनसीआर लिखी जाती है ऐसे मामलों में, और 90 दिन के अंदर पुलिस वाले अपने सीनियर अधिकारी को बता देते हैं कि मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है, नॉर्मल था, इसलिए इस मामले को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह मामला रिकॉर्ड्स में हमेशा दर्ज रहता है। अब बारी आती है कोग्निजेबल क्राइम, यानी कि जो गंभीर टाइप के अपराध होते हैं। जब भी आप इनकी शिकायत लेकर थाने में जाते हैं तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर लिखी जाती है, और जब ये एफआईआर लिखी जाती है तो आपको एक एफआईआर नंबर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको नंबर दिया गया 143/20, मतलब 2020 में 143 नंबर मुकदमा उस थाने में आपके नाम से दर्ज है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की घटना मैंने बताया मुंबई में हुई, उनके पिता ने एफआईआर पटना में लिखवाई। तो यह सब कैसे हुआ? तो जब भी कोग्निजेबल क्राइम होता है तो उसके लिए एफआईआर लिखी जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सीआरपीसी की धारा 154 में कहा गया है कोग्निजेबल क्राइम के मामले में आपको एफआईआर लिखनी है, चाहे यह घटना आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई है या नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं, एफआईआर भी दो तरह की होती है। जैसे घटना मुंबई में हुई, अगर हम वहाँ शिकायत लिखवाते तो वो लिखी जाती एफआईआर जिस एरिया में ये घटना हुई है। लेकिन हमने एफआईआर मुंबई में ना लिखवाकर, उस थाना क्षेत्र में ना लिखवाकर जिसके अधिकार में वो आता था, पटना में लिखवाई। यह होती है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर आप कहीं भी लिखवा सकते हैं, किसी भी थाने में लिखवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं क्या होती है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर, इस एफआईआर को कोई नंबर नहीं दिया जाता, इस एफआईआर के आगे जीरो नंबर लिख दिया जाता है। इस एफआईआर को आप कहीं भी लिखवा सकते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने किया। बाद में इस एफआईआर को जहां घटना हुई है उस थाना क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जीरो एफआईआर के तहत पुलिस आपको नॉर्मल पूछताछ के लिए बुला सकती है जहां जीरो एफआईआर लिखवाई गई है, लेकिन वारंट जारी नहीं कर सकती। वारंट का मतलब होता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, वरना पुलिस तुम्हें घर से उठा कर ले जाएगी। इसीलिए पटना की पुलिस जीरो एफआईआर के तहत पूछताछ करने के लिए खुद मुंबई चली गई थी, और उसे कहा जाता है जीरो एफआईआर। ऐसे ही एक और घटना आसाराम बापू के केस में हुई थी। जब आसाराम बापू के खिलाफ, जहां घटना राजस्थान में हुई थी, लड़की एफआईआर लिखवाने गई तो वहां उनका वर्चस्व प्रभाव ज़्यादा था, तो उस थाने ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, जैसा उस लड़की ने बताया। उसके बाद उस लड़की ने अपने पिता के साथ मिलकर दिल्ली के एक थाने में जीरो एफआईआर लिखवाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो एफआईआर बहुत हल्की होती है। जीरो एफआईआर का भी आप समझ सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जैसे केस खुल गया है, सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाता है। और ऐसे ही आसाराम बापू जीरो एफआईआर की वजह से ही अभी जेल में हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।